आप सब्जी बेचते थे, उधर से स्टार्ट किया और आज इतना बड़ा रियल एस्टेट एम्पायर बना दिया। पैसे कैसे बनते हैं रियल एस्टेट में? जब मुझे लोगों ने कहा आप एक ईमानदार आदमी हो, यहाँ तो माफियागिरी वाला आदमी काम कर सकता है, तो मैंने सोचा कि जिस धंधे में गंदगी ज्यादा है, सफाई की संभावना है उसमें सबसे ज्यादा है। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए कि फ्लैट खरीदना चाहिए? 1 के 4 कहाँ से होंगे? तो वो रियल एस्टेट है। बने बनाए फ्लैट लेने चाहिए कि प्लॉट लेना चाहिए? फ्लैट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 50 साल बाद उसकी ओनरशिप आपके नाम नहीं होती, तो जिस दिन वो ढलेगा उस दिन आपको क्या मिलेगा पता नहीं है। प्लॉट ऐसी चीज है जो आपके नाम से रजिस्ट्रेशन होता है, जमीन आपकी होती है। कौन से शहर में प्लॉट खरीदना चाहिए? कोई भी शहर ऐसा उठा लीजिए, एयरपोर्ट जहाँ बना है उसके 20 किलोमीटर के आसपास अगले 5 से 10 साल में 1 के 10 नहीं हुए हैं, ऐसा एक शहर उठा लीजिए आप। एक्चुअली क्या है कि दिखने के बाद बिकता है, पहले नहीं बिकता। दुबई का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहाँ पे करना चाहिए लोगों को इन्वेस्ट? दुबई के कोई ओवन रिसोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। पैसा आया बढ़ गया, पैसा निकला गिरेगा। दुबई का बाजार धराशायी भी हो सकता है। रियल एस्टेट वाले सारे बॉडीगार्ड लेके क्यों घूमते हैं? रिस्क होती है बिजनेस में। आज के हमारे गेस्ट का सपना है कि हर मिडिल क्लास इंसान अपना खुद का बंगलो खरीदे और इस सपने को उन्होंने अपना मिशन बना लिया है। बट ये कैसे पॉसिबल है? कैसे हर मिडिल क्लास इंसान अपना खुद का घर खरीद सकता है? इस पर हमने डिटेल में इस पॉडकास्ट पर बात करी है विद आवर टुडेज गेस्ट सुमेर सैनी, फाउंडर एंड एमडी ऑफ रियासत ग्रुप, जो एक इंडिया के छोटे से गांव में सब्जी बेचते थे एंड आज उन्होंने मेहनत करके 500 करोड़ से भी ज़्यादा का रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा कर दिया है। हमने उनसे उनकी मिडिल क्लास जर्नी के बारे में पूछा कि मिडिल क्लास से वो रिच बने कैसे। उनसे ये जानने की कोशिश करी कि घर खरीदते टाइम रियल एस्टेट डेवलपर्स क्या स्कैम करते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए फ्लैट लेना सही है या बंगलो लेना सही है, और अगर बंगलो लेना है तो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, एंड उनके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहां रियल एस्टेट में पैसा लगाकर आपका पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है। तो अगर आपको भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है या आप सोच रहे हो या अपने सपनों का घर खरीदना है, तो ये एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनसाइट्स हैं। वॉच इट टिल द एंड। अधिकतर लोगों के घर वालों ने उन्हें बिजनेस करने का या बहुत तेज़ी से पैसा कमाने का नॉलेज नहीं दे पाए, क्योंकि उनके सारे घर वाले जो थे वो इस कोशिश में लगे थे कि किस तरह से हम हमारे बच्चों को सिक्योरिटी दे दें, अच्छा स्कूल में पहुंचा दें, घर अच्छा बना दें ताकि उनकी लाइफ सेट हो जाए। पर आजकल के जो सारे यंग लोग हैं उन्हें क्योंकि घर मिल गया और स्कूल अच्छे चले गए, पढ़ाई हो गई, अब उन्हें चाहिए कि यहाँ से हम तेज़ी से और पैसा कैसे कमाएं, बड़े कैसे बने। तो उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी होगा। मैं इसमें ये बताऊंगा कि जैसे हमारी जो एजुकेशन है, मैं ये याद करता हूँ कि मैं किसी जमाने में सब्जी बेचने का काम करता था। उसके बाद मैं जैसे एजुकेशन ले रहा था और उसके बाद मैं एज ए टीचर काम किया, और टीचर के बाद मैंने सेल्स और मार्केटिंग में काम किया, प्रोडक्ट्स के जो सेल्स एंड मार्केटिंग किया। और ये तीनों चारों कामों के दौरान मैंने एक चीज फील की है कि जो आज तक तीनों चारों काम किए उसका नॉलेज, मुझे जो एक्सपीरियंस है वो मेरे बिजनेस में काम आ रहा है, लेकिन मेरी कोई भी डिग्री कहीं भी आज की डेट में काम नहीं आ रही। तो मेरा ये कहना है कि आदमी डिग्री लेके और कॉन्फिडेंस में है कि मैं आगे मतलब बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सही बात। और दूसरी बात, आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो इस देश में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वहां देखा कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मार्जिन बहुत है और आप बिजनेस कर लीजिए रियल एस्टेट का, लेकिन मैंने कहा बेचेंगे किसको? मतलब बहुत ही, मतलब जिस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और संभावनाओं का देश है, मतलब जहां मास है ना वहां क्लास भी है और परचेजर भी है। तो इस देश में यदि कोई आदमी ये फील करता है कि मेरे पास मैं पैसा नहीं कमा सकता, तो मतलब कहीं ना कहीं सोच में ही प्रॉब्लम है। बीइंग ए डेवलपर मैं पिछले 12.5 साल से काम कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि आपको पॉलिटिकल प्रेशर आता है, आपको बिजनेस में माफिया होता है, बिजनेस में आपको गुंडे परेशान करते हैं, मैंने तो पिछले 12 साल में ऐसा कोई फील नहीं किया कि मुझे किसी कोई प्रॉब्लम आई हो। आप ईमानदारी से साफ सुथरा काम करो, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। Really? लेकिन आपकी खुद की नीयत में यदि गड़बड़ है, हाँ श्योरली। पिछले 12 साल में, 12.5 साल में मुझे आज तक ना कभी कोई मीडिया की तरफ से प्रॉब्लम आई, ना मुझे कभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आई, ना मुझे किसी ऑफिसर की तरफ से प्रॉब्लम आई। पर ऐसे नहीं होता कि
आप तो एकदम क्लीन तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई है जो आपका फाइल रोक देगा, क्योंकि वहां पे एक सिस्टम बन चुका है कि बाकी बिल्डर्स ने उसे पैसे खिलाए, या वो परेशान करेगा। छोटा सा, मे बी कोई सीनियर लेवल ईमानदार ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा सा कोई उसके अंदर जूनियर होगा जिसको एक फाइल पहुंचानी होगी, वो आगे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि हजारों फाइल रोज होती है। तो क्लियरेंस ही नहीं मिलेंगे आपको कुछ चीज़ हो गए, जैसे टीएनसी एक प्लानिंग वाले हो गए, या पोल्यूशन डिपार्टमेंट वाले हो गए, या पाइपलाइंस के लिए हो गए, या वाटर लाइन वालों के लिए हो गए, ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें। तो वहाँ परेशानी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस वाले बोलते हैं कि परेशानी होती है। सामने वाले को जब मैं ये बोलूं मेरी फाइल 4 दिन क्यों रुकी है, तो उसको शर्म आ जाए कि कारण नहीं हो उसके पास। आप फाइल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उसके पास कोई शब्द नहीं हो, उसके बाद क्यों रोकेंगे? और रोकेंगे तो 2-4 दिन अटका देंगे, फिर आपकी थ्योरी लोगों को समझ में आ जाएगी कि ना तो देना है ना लेना है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आगे मतलब वो आपको एक मतलब आपका एक ओरा बनता है। जैसे राज सोमानी जी का एक ओरा है कि ये कौन सी चीजों को डील करते हैं, कैसे डील करते हैं, वैसे आपका एक ओरा बनता है। तो छोटी मोटी जैसे मतलब एक बार आपको प्रॉब्लम आती भी है तो आप मतलब अपना ओरा मेंटेन करो कि मैं मेरी दिशा में चलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो करना कर, जो चिल्लाना चिल्ला। जैसे 1-2 बार ऐसी स्थिति आई कि मीडिया में मान लो थोड़ा सा प्रेशराइज किया, मैंने सीरियस ही नहीं लिया, तू चिल्ला, मुझे कोई प्रेशराइज मतलब जैसे फर्जी खबर छापना, क्या मतलब जैसे एक ये था कि हमारा एक वो था, एक साइट थी, तो वो लगभग 30-32 एकड़ की साइट थी। तो उसमें क्या हुआ कि पुराना बहुत पहले की है कि मतलब मैंने जैसे एनए करा के और अप्रूव करा के सेल डीड करा ली, तो मैंने काम क्लीन किया। फिर बाद में पता चलता है कि 15 साल पहले किसी को सोसाइटी के पट्टे दिए हुए हैं, राजस्थान में सोसाइटी के पट्टे चलते हैं, तो मैंने उस काम को वहीं के वहीं रोक दिया। लेकिन मैंने वहां साइड पे जाके एक बोर्ड लगा दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे है और इसमें किसको प्रॉब्लम है उसका कोई सेटल डाउन करके रास्ता निकाले। मैं हमेशा सेटलमेंट में विश्वास रखता हूँ जो भी प्रॉब्लम। तो फिर कुछ पत्रकार भाई आए और उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हल्का फुल्का, कि भाई हम मतलब आप हमें ये दे दो वो दे दो। मैंने कहा जी भाई मैं क्यों दूंगा आपको, ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे उसके परचेजर के उस जो सोसाइटी होल्डर है उसके है, मैं उसके साथ गलत करूंगा ही नहीं। मतलब वास्तव में देखा जाए तो जमीन मैंने पैसे देके खरीदी है, लेकिन जो कोई पट्टा दिया है उसने भी कुछ पैसा तो दिया होगा उस जमाने में। बिल्कुल सही है। तो उनका कुछ कंपनसेशन तो बनता है, क्योंकि किसी की आत्मा के साथ खेलने से कभी अपन बड़े नहीं बन सकते। नहीं कि उसके बाद उन्होंने डालना बंद कर दिया। पर ऐसे मीडिया करती है कि जानबूझ के खबर छापेगी ताकि आप उनको पैसे देके हटवाओ। बहुत चलता है ये, लोकल न्यूज़पेपर या लोकल थोड़ा चलता है, बहुत तो नहीं चलता। मतलब नेशनल पेपर्स तो नहीं करते होंगे ना कि नेशनल भी करते हैं? नहीं, नेशनल नहीं करते, वो छोटे छोटे वाले थोड़े से परेशान करते हैं, जिनका लेवल है वो तो नहीं करते। हाँ, मतलब बड़े तो कोई क्यों करेगा। आपने बताया, आपने बोला कि सब्जी जब आप बेचते थे तब से लेके आज तक आपने जो एक्सपीरियंस करे उसमें आपने बहुत कुछ सीखा। तो जब सब्जी बेचते थे तो क्या सीखा ऐसा जो सबको सीखना चाहिए? सब्जी जो है ना वो आप एक समझ लीजिए बिजनेस का लोएस्ट पार्ट है। मतलब कोई भी आदमी छोटा छोटा धंधा करता है तो सब्जी का करता है, और सब्जी में मेरा ये मानना है कि उसमें टाइम प्लान रहता है पूरी तरह से, कि आपने शाम तक सब्जी को नहीं बेचा तो सब्जी आपको बेच देगी। शाम तक आप खराब हो जाएगी तो फिर आप बिक गए। तो इसलिए शाम तक आपको सब्जी में ये टाइम प्लान है। तो वहां से मैंने जीवन में सीखा कि सेल्स यदि आपके टाइम पे नहीं होती है तो आप चाहे बिल्डर हैं, चाहे डेवलपर हैं, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हैं, आपको नुकसान होगा ही होगा। तो मैंने सेल्स प्लान वहां से सीखा। दूसरा मैंने प्रॉफिट प्लान भी वहां से सीखा कि आप कितने रुपए में कोई चीज खरीदी, फिर उसके बाद कितने रुपए की बिकेगी और उसकी चीजत कितनी होगी, क्योंकि सब्जी में चीजत होती है, एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, ये मैंने सब्जी में सीखा। मनी का कैलकुलेशन मैंने पूरी तरह से सब्जी में सीखा, वो मेरे काम आया। फिर एक घटना और मुझे याद आ रही है सब्जी के टाइम की, कि जब मैं सब्जी बेचता था तब एक दिन एक महिला आई और महिला ने मेरे से एक तरबूज लिया और मुझे 5 रुपए देने थे, और उसने गलती से 2 5-5 के नोट दे दिए थे। मैंने तुरंत बोरी के नीचे, पहले बोरी होती थी, बोरी के नीचे गल्ला होता था, तो मैंने गल्ले में डाल दिया वो दोनों 5-5 के तुरंत। मैंने सोचा एक के बदले 2 मिल गए, चाहिए एक था। जैसे ही महिला मतलब थोड़ी सी दूर पहुंची, 10 कदम, इतनी देर में गाय आई और गाय आके वो 2 तरबूज तोड़ के खराब कर गई। उसके बाद मैंने जीवन में सीखा यदि जो चीज आपकी नहीं है, यदि वो आपकी ली है तो आपको डबल देनी पड़ेगी। उस दिन के बाद मैं आज तक मेरी चीज के अलावा मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता।
जब सब्जी वाले बहुत सारे बेचते हैं साथ में, एक जगह एक हाट जैसा लगा होता है, एक बाजार होता है, सब्जी बाजार होता है, मंडी होती है, तो इस मंडी में बहुत सारे सब्जी वाले होते हैं, वो लगभग सब सेम ही सब्जियां बेच रहे होते हैं। हाँ। कुछ लोगों की बिक जाती है, कुछ लोगों की बिकती नहीं है। तो आपने जैसे बोला कि अगर आपने सब्जी टाइम से नहीं बेची तो सब्जी आपको बेच देगी, क्योंकि आपकी वन खराब हो जाएगी और अगले दिन आपका नुकसान हो जाएगा, उसी दिन नुकसान हो जाएगा, अगले दिन आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बेच लेते हैं, कुछ लोग नहीं बेच पाते? यदि आपको खरीदना आता है ना तो आपको सेल करना आता है, आपको खरीदना नहीं आता आपको सेल नहीं करना आता। हमारे जो मंडी वाले थे उनके माइंड में ऐसे आइडियाज नहीं होते थे, वो एक रेगुलर काम करते थे। तो दुनिया के 99% लोग होते हैं ना, वो रेगुलर वर्क के साथ चलते हैं कि भाई रेगुलर प्रोडक्ट जो आ रहा है वही बेचना है। मैं नवाचार करता था, ये बात जरूर है कि आप नवाचार करते हो तो 2 आइडिया आपके फेल हो जाते हैं, लेकिन 8 सक्सेस होते हैं। फिर मैं चोमू से सेम डे, मतलब 250 किलोमीटर सेम डे में, जैसे जो ताजा सब्जी होती थी मार्च अप्रैल में, वो ले जाके झुंझुनू में शाम को 4 बजे पहुंचाता था। मैंने ऐसा था कि सुबह 10 बजे की मंडी को 4 बजे में कन्वर्ट कर दिया, और ये सुमेर आएगा सब्जी लेके आएगा, तो वहां भीड़ लगी रहती थी। जब मैं जाता था ऑटो भर के जाता था पूरा, तो भीड़ लगी रहती थी। मेरा इसमें ये मानना है कि आप खरीदते समय यदि आपका प्रोडक्ट परफेक्ट है तो बाकी जो 10 दुकान है उनमें से 9 की सेल नहीं होगी, आपकी सेल हो जाएगी। मेरे दादाजी भी यही बोलते हैं, मेरे पापा भी यही बोलते हैं। मैं उनसे काफ़ी बिजनेस सीखा हूँ जितना मैंने सीखा है। अच्छा। और मेरे घर में सब